तालिबान ने अफगानिस्तान के तीसरे सबसे बड़े शहर हेरात पर भी कब्जा जमा लिया है। तालिबान लड़ाके इस ऐतिहासिक शहर में मस्जिद के पास दिखाई दिए। इसके साथ ही तालिबान ने एक हफ्ते में अफगानिस्तान के 34 प्रांतीय राजधानियों में से 11 पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ईरान सीमा के पास स्थित हेरात पर तालिबान के कब्जे को अफगान सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर 2 आत्मघाती हमले में अमेरिका के 13 कमांडो समेत 150 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी खुकार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। तालिबान के आतंकी रविवार रात अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पैलेस में घुस गए। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर भाग जाने के बाद तालिबान की तरफ से अब मौलाना अब्दुल गनी बरादर को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद देश में इस समय अफरा तफरी मची है। तालिबान के क्रूर शासन से बचने के लिए लोग अफगानिस्तान छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। काबुल से इस वक्त डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। अफगानिस्तान से भागने के लिए लोग चलते प्लेन पर चढ़ने की कोशिश करते दिखे। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक प्रेस वार्ता के दौरान ये साफ कर दिया कि तालिबान अब विदेशी सेनाओं की वापसी में देरी को बर्दाश्त नहीं करेगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, तारीख 15 अगस्त 2021। तालिबानी आतंकियों का काबुल के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा हो चुका था। अमेरिकी नेतृत्व वाली ज्यादातर सेना लौट चुकी थी। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए। तालिबान ने अफगानिस्तान में युद्ध समाप्त होने की घोषणा की। उसके राजनीतिक कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा, आज का दिन अफगान लोगों और मुजाहिदीन के लिए एक महान दिन है। 20 वर्षों के प्रयासों और बलिदान का फल मिला है। लेकिन तालिबान की वापसी के साथ लोगों में एक तरह का डर था। इस डर की वजह थी तालिबान का 1996 से 2001 का वो दमनकारी शासन, जिसमें उसने कठोर इस्लामिक कानून लागू किए थे। इन कानूनों में महिलाओं को काम करने या स्कूल जाने की आजादी नहीं थी। किसी मेल रिलेटिव के बिना कोई महिला अपने घर से बाहर नहीं जा सकती थी। लोगों को सजा देने के लिए तब तक मारा जाता था जब तक कि उसकी जान न निकल जाए। इसी डर ने 16 अगस्त 2021 को काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मचा दी। लोग किसी भी हाल में अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहते थे। ऐसे में अमेरिकी सेना ने एयरपोर्ट का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। भीड़ को काबू करने के लिए गोलीबारी का सहारा लेना पड़ा। इस गोलीबारी में कई लोगों की मौत भी हुई। कुछ लोगों ने अपने आप को एक विमान के निचले हिस्से में बांध लिया, इस आस में कि वो काबुल से बाहर चले जाएंगे। लेकिन जब विमान ने उड़ान भरी तो वह आसमान से नीचे गिर गए। इसमें अफगानिस्तान नेशनल टीम का फुटबॉलर जाकी अनवारी भी था। हालत बेकाबू होने के बीच कमर्शियल उड़ानों को रोक दिया गया। काबुल एयरपोर्ट आने वाले कई रास्तों को बंद कर दिया गया। इसके 10 दिन बाद 26 अगस्त 2021 को एयरपोर्ट पर एक बड़ा हमला हुआ। इस्लामिक स्टेट खोरासन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। इस फिदायीन हमले में 1 दर्जन सैनिकों समेत 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 31 अगस्त 2021 की डेडलाइन से एक दिन पहले अमेरिका ने अपनी पूरी सेना को अफगानिस्तान से बाहर निकाल लिया। अब चलते हैं साल 1978 में, जब अफगानिस्तान एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश बना था। एक नई कम्युनिस्ट सरकार सत्ता में आई थी। नूर मोहम्मद तराकी देश के प्रेसिडेंट बने थे। तराकी ने कई सारे अच्छे रिफॉर्म देश में लागू किए। दहेज प्रथा को खत्म किया, लड़कियों को स्कूल जाने की आजादी दी। लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथी इससे भड़क गए और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ सिविल वॉर छेड़ दिया। कम्युनिस्ट पार्टी भी पहले ही 2 हिस्सों में बंटकर कमजोर हो चुकी थी। ऐसे में 1979 में नूर मोहम्मद तराकी की हत्या कर दी गई। कम्युनिस्ट पार्टी के ही लीडर हफीजुल्लाह अमीन इसमें शामिल थे। अब धार्मिक रूढ़िवादी लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए हफीजुल्लाह अमीन ने मस्जिदें बनवाना शुरू की, कुरान की कॉपियां बांटी और अपने भाषण में अल्लाह का नाम लेना शुरू किया। हालांकि इसके बाद भी जनता ने उन्हें कभी पसंद नहीं किया। दिसंबर 1979 में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए सोवियत यूनियन की अफगानिस्तान में एंट्री हुई। कम्युनिस्ट होने के बाद भी हफीजुल्लाह अमीन को मरवा दिया गया और सत्ता मिली बाबरक कारमल को। इसके बाद 22 अप्रैल 1980 को
एक नया संविधान अफगानिस्तान को मिला। सोवियत यूनियन की एंट्री को देखकर अमेरिका भी पीछे नहीं रहा और उसकी खुफिया एजेंसी CIA ने ऑपरेशन साइक्लोन लॉन्च किया। CIA का ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। अमेरिका ने कम्युनिज्म की अपोजिट इस्लामिक आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर मुजाहिदीन गुरिल्ला फाइटर्स को फंडिंग की, हथियारों की सप्लाई की। अमेरिका की खुफिया एजेंसी के साथ मुजाहिदीन का सपोर्ट पाकिस्तान की ISI, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने भी किया। वहीं सऊदी अरब पहले से ही मुजाहिदीन का सपोर्ट कर रहा था। इस वजह से सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका को तालिबान के बनने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अब आती है 29 नवंबर 1987 की तारीख। देश में वन पार्टी सिस्टम को खत्म कर नया संविधान लाया जाता है। उस वक्त डॉक्टर मोहम्मद नजीबुल्लाह देश के राष्ट्रपति थे। 1988 में एक बार फिर चुनाव होते हैं और नजीबुल्लाह फिर से देश के राष्ट्रपति बनते हैं। 1989 में सोवियत यूनियन को अपनी सेना हटाने पर मजबूर होना पड़ता है और 1990 में देश को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान घोषित कर दिया जाता है। उधर सोवियत यूनियन के जाने के बाद भी अमेरिका मुजाहिदीनों को अपनी मदद जारी रखता है। 1992 में मुजाहिदीन सिविल वॉर को जीत जाते हैं और सत्ता सौंपी जाती है बुरहानुद्दीन रब्बानी को। अब आता है 1994 का साल। सोवियत यूनियन के खिलाफ सिविल वॉर में शामिल मुल्ला मोहम्मद उमर अपने होम टाउन कंधार में 50 स्टूडेंट का एक अलग ग्रुप बनाता है। स्टूडेंट को पश्तो भाषा में तालिब कहा जाता है। यहीं से मुल्ला मोहम्मद उमर के इस ग्रुप को तालिबान का नाम मिलता है। उमर के ग्रुप में बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर अफगानिस्तान रिफ्यूजी कैंप के मदरसे में पढ़ने वाले पश्तून छात्र थे। मुल्ला उमर की पढ़ाई भी मदरसे में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान में सऊदी अरब की फंडिंग से मदरसों के छात्रों को सुन्नी इस्लाम का हार्डलाइन फॉर्म पढ़ाया जाता था। मुल्ला मोहम्मद उमर इस बात से खुश नहीं था कि कम्युनिस्ट रूल के जाने के बाद भी अफगानिस्तान में इस्लामिक लॉ को अब तक लागू नहीं किया गया है। वो अपने ग्रुप के साथ कसम खाता है कि वॉरलॉर्ड और क्रिमिनल्स को अफगानिस्तान से उखाड़ फेंकेगा। कुछ ही महीनों में मुल्ला उमर के ग्रुप में 1500 से ज्यादा छात्र जुड़ जाते हैं। दक्षिण पश्चिमी अफगानिस्तान से तालिबान तेजी से अपना प्रभाव बढ़ाता है। सितंबर 1995 में वो ईरान की सीमा से लगे हेरात प्रांत पर कब्जा कर लेता है और ठीक एक साल बाद राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी के शासन को उखाड़ते हुए अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर अपना कब्जा जमा लेता है। 1996 तक देश के अधिकांश हिस्से पर तालिबान अपना नियंत्रण हासिल कर चुका था। उसने इस्लामी कानून का अपने हिसाब से बनाया स्ट्रिक्ट वर्जन लागू किया। इसे शरिया कानून भी कहा जाता है। इस कानून के तहत मर्डर, एडल्टरी और चोरी के दोषी लोगों को पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। सभी पुरुषों को दाढ़ी रखना कंपलसरी था। महिलाओं को पूरे शरीर को ढकने के लिए बुर्का पहनना पड़ता था। म्यूजिक और सिनेमा पर बैन था। यहाँ तक कि फुटबॉल, चेस, काइट फ्लाइंग, फोटोग्राफी पर भी पाबंदी लगा दी गई। नॉन पश्तून लोगों को हजारों की संख्या में मारा गया। सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण बुद्धा की प्रतिमा को तोड़ दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद नजीबुल्लाह को असैसिनेट कर दिया गया। उस समय केवल पाकिस्तान, सऊदी अरब और UAE ही ऐसे देश थे जिन्होंने तालिबान को सरकार का दर्जा दिया। अब आती है 11 दिसंबर 2001 की तारीख, जहां से तालिबान के बुरे दिन शुरू होते हैं। उसामा बिन लादेन के नेतृत्व वाला अलकायदा ग्रुप न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करता है। इस हमले में करीब 3000 लोग मारे जाते हैं। उसामा बिन लादेन कहता है कि उसने ये हमला अफगानिस्तान, सोमालिया, लेबनान और इराक में अमेरिका के मुस्लिमों पर किए जा रहे अत्याचार का बदला लेने के लिए किया है। इसके जवाब में अमेरिका के नेतृत्व वाला सैन्य गठबंधन अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा के ठिकानों पर बमबारी करता है। अमेरिका के टारगेट में काबुल, कंधार और जलालाबाद जैसे शहर शामिल थे, इसलिए इस बमबारी में कई सिविलियंस भी मारे जाते हैं। तालिबान फिर भी उसामा बिन लादेन और अलकायदा के दूसरे आतंकियों को अमेरिका को सौंपने से इनकार कर देता है। 13 नवंबर 2001 को कोलिशन फोर्सेस समर्थित एंटी तालिबान रिबल्स का एक ग्रुप नॉर्दर्न अलायंस काबुल में प्रवेश करता है। अब तक लगभग सभी तालिबानी शहर से भाग चुके थे। दूसरे शहर भी जल्दी ही तालिबान की पकड़ से मुक्त हो जाते हैं। अब अफगानिस्तान का नया संविधान बनाया जाता है
जो अक्टूबर 2004 में राष्ट्रपति चुनाव का मार्ग प्रशस्त करता है। पोपलजई दुर्रानी ट्राइब के नेता हामिद करजई नई संविधान के तहत पहले राष्ट्रपति बनते हैं। یک اعتماد بسیار بزرگ است. شما اعتمادی که به ما کردین مرا सरफराज ساختین. राष्ट्रपति के रूप में वह 5 साल के 2 कार्यकालों को पूरा करते हैं। उधर सत्ता से बेदखल होने के बावजूद तालिबान देश में पश्चिमी समर्थित सरकारों और अमेरिकी नेतृत्व वाली सेनाओं के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध जारी रखता है। 17 फरवरी 2009 को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अफगानिस्तान भेजे गए सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी को मंजूरी देते हैं। पीक पर यह संख्या 1,40,000 के करीब पहुंच जाती है। This review is now complete. And as Commander-in-Chief, I have determined that it is in our vital national interest to send an additional 30,000 US troops to Afghanistan. 2 मई 2011 की तारीख अमेरिका को एक बड़ी सफलता मिलती है। अल-कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सेना पाकिस्तान के एबटाबाद में मार देती है। इसी के साथ अमेरिका का 10 साल पहले अफगानिस्तान में शुरू हुआ ऑपरेशन खत्म हो जाता है। 23 अप्रैल 2013 को खबर आती है कि तालिबान के फाउंडर मुल्ला मोहम्मद उमर की मौत हो गई है। करीब 2 सालों तक उसकी मौत की खबर को छिपाकर रखा गया था। अफगान इंटेलिजेंस के मुताबिक पाकिस्तानी शहर कराची के एक अस्पताल में हेल्थ प्रॉब्लम के कारण मुल्ला उमर की मौत हुई थी। हालांकि पाकिस्तान इस बात से इनकार करता है कि मुल्ला उमर उसके देश में था। साल 2015 में तालिबान सुसाइड अटैक, कार बम ब्लास्ट और अन्य हमलों की एक सीरीज शुरू करता है। काबुल में संसद भवन और कुंदुज शहर पर हमला किया जाता है। अफगान राष्ट्रपति अशरफ घनी बताते हैं कि 2014 में उनके लीडर बनने के बाद से उनके देश के सुरक्षा बलों के 45,000 से अधिक सदस्य मारे गए। यह आंकड़ा पहले की तुलना में कहीं अधिक था। अब आती है 29 फरवरी 2020 की तारीख। अमेरिका और तालिबान कतर में अफगानिस्तान में शांति लाने के लिए एक डील साइन करते हैं। तय होता है कि अमेरिका और नाटो सहयोगी 14 महीने के भीतर सभी सैनिकों को वापस बुला लेंगे। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन इस डील को बरकरार रखते हैं और सभी अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ देने की घोषणा करते हैं। इस घोषणा के बाद बहुत ही तेजी से तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता है और राष्ट्रपति अशरफ घनी को देश छोड़कर भागना पड़ता है। अगले एपिसोड में बताएंगे कि कैसे इतनी तेजी से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। आखिर किसकी फंडिंग से तालिबान इतना मजबूत हुआ? क्या 2021 का तालिबान बदल गया है? इस बार उसने क्या वादे किए हैं?